नमस्ते बच्चों। द हरीश एकेडमी में आपका स्वागत है। बच्चों, कल हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि न्यूक्लियर फैमिली यानी कि संयुक्त परिवार क्या होता है, या फिर हमने एक कहानी देखी थी उसके बारे में, है ना। अचम्मा, चितप्पा, चित्ती। चितप्पा चाचा को बोलते हैं, चित्ती चाची को। हमने इसके बारे में कल पढ़ा था, राइट। और हमने तेंजिंग की कहानी पढ़ी थी इसमें। आज हम पढ़ेंगे समुदाय। समुदाय क्या होती है? कम्युनिटी। ठीक है। जब बहुत सारे परिवार एक एरिया में रहने, एक क्षेत्र में रहना शुरू करते हैं तो वो क्या बन जाती है? एक कम्युनिटी। परिवार न केवल अपने अंदर बल्कि अन्य परिवारों से और आसपास के लोगों से भी जुड़े होते हैं। यानी कि ना, ऐसा नहीं है कि जो परिवार है वो सिर्फ अपने घर परिवार के लोगों से, रिश्तेदारों से जुड़े रहते हैं, बल्कि जो उनके आस पड़ोस में आसपास लोग रहते हैं उनसे भी वो जुड़े होते हैं। आपस में जुड़े लोगों के इस समुदाय समूह को समुदाय कहते हैं। उससे ही हम क्या बोलते हैं? जब इनका पूरा ग्रुप बन जाता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? समुदाय। विभिन्न संदर्भों में समुदाय के अन्य अर्थ भी होते हैं। समुदाय के सदस्य विभिन्न कारणों से एक साथ आते हैं, जैसे कि त्योहार मनाने और मेले, विवाह तथा अन्य अवसरों के आयोजनों पर। जो समुदाय के या फिर किसी ग्रुप के सदस्य होते हैं वो क्या एक साथ कब मिलते हैं? हम भी जब हम हमारे परिवार भी, हमारे रिश्तेदारी में भी कुछ लोग रहते हैं ना, तो हमारा उनसे कब मिलना होता है? या तो कोई तीज त्योहार, या फिर किसी का बर्थडे है, या फिर कोई और पार्टी है ना, तभी हम मिल पाते। या फिर हमें किसी मेले में जाना है या किसी शादी में, इन्हीं अवसरों पर सबसे मिलना हो पाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है। कुछ गांवों में लोग फसल कटाई और बुआई के लिए भूमि तैयार करने जैसे कृषि कार्यों में एक दूसरे को सहायता देने के लिए भी एक साथ आते हैं। यानी कि एक दूसरे की हेल्प के लिए, कि भाई कृषि अगर हमें कोई चीज़ बोनी है या फिर कोई फसल काटनी है तो उसके लिए एक दूसरे की हेल्प के लिए, कि अपना हो तो हो गया, अब चलो उसकी भी हेल्प कर देते हैं। समय बीतने के साथ समुदाय प्राकृतिक संपदा और पानी, चरागाहों तथा वन उत्पाद जैसे संसाधनों के साझा उपयोग पर सहमत हुए। यह अनेक जनजातीय समुदायों तथा कुछ ग्राम समुदायों में देखा गया है। आज के ग्रामीण भारत के ग्राम समुदायों में भी कुछ सीमा तक इसे देखा जा सकता है। ठीक है। इस तरह के अभ्यास, जिन्हें अलिखित नियम कह सकते हैं, यानी कि इनका कोई, जैसे हमारे जो देश है उसमें लिखित संविधान है ना, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये समुदायों को संसाधनों तक सुरक्षित पहुंच प्रदान करते हैं, परंतु इसका अर्थ यह भी है कि समुदाय के अंदर सभी परिवारों और व्यक्तियों के विशिष्ट कर्तव्य हैं। यानी कि सबके अपने अपने कर्तव्य हैं, ड्यूटीज हैं, अपने विशेष कार्य हैं, अन्यथा समुदाय सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखें। विगत वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश के झाबुआ कस्बे के आसपास के क्षेत्र विकट जल संकट का सामना कर रहे हैं। यानी कि कई वर्षों से जो मध्य प्रदेश में है, एक जगह है, कौन सी? झाबुआ कस्बा है एक, वहां के आसपास के क्षेत्र बहुत ज्यादा जल की मारामारी सहन कर रहे हैं, जल संकट का सामना कर रहे हैं। संकट के समय किसी व्यक्ति या परिवार को समर्थन देने के लिए साथ मिलकर काम करने की प्रथा हलमा का पालन करते हुए भील समुदाय ने सैकड़ों गांवों में हजारों पेड़ लगाने का निर्णय लिया। यानी कि जब बहुत ज्यादा संकट आने लगा तो किसी व्यक्ति या परिवार को समर्थन देने के लिए, यानी कि किसी भी व्यक्ति जिसे जरूरत है उस समय हेल्प की या सहायता की, तो उस व्यक्ति या फिर उस परिवार को समर्थन साथ देने के लिए साथ मिलकर काम करने की प्रथा, जिसे वहां पे क्या कहते थे? हलमा का पालन करते हुए भील समुदाय ने सैकड़ों गांवों में हजारों पेड़ लगाने का निर्णय किया। भीलों ने बारिश के पानी को संरक्षित करने के लिए, यानी कि बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए अनेक तालाब भी खोदे और वर्षा जल संचय की अनेक संरचनाएं बनाई। उन्हें इस काम के लिए कोई पारिश्रमिक नहीं मिला। यानी कि जैसे हम कोई काम करते हैं तो हमें पैसे मिलते हैं, या फिर हम जॉब करते हैं, सैलरी मिलती है, लेकिन उन्हें उस चीज़ का कोई पारिश्रमिक नहीं मिला, बल्कि समुदाय और पर्यावरण के प्रति अपने कर्तव्य के रूप में उन्होंने यह कार्य किया।
इस हलमा परंपरा का उद्देश्य धरती माँ की सेवा करना है। 2019 में शिव गंगा आंदोलन के महेश शर्मा को भील समुदाय के लिए किए गए परिवर्तनकारी कार्यों हेतु पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया गया। यानी कि ये अभी कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है पेपर में। 2019 में शिव गंगा आंदोलन, ठीक है, कौन सा आंदोलन? शिव गंगा आंदोलन के महेश शर्मा को भील समुदाय के लिए किए गए परिवर्तनकारी, यानी कि इन्होंने भील समुदाय के लिए बहुत अच्छा कार्य किया था, उसके लिए इन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। चेन्नई में 2015 के दौरान आई बाढ़ के समय सड़कें मानो नदियां बन गई। यानी कि जब बाढ़ आती है तो क्या नदियों में जो सड़कें उन पर खूब खूब पानी भर जाता है ना, तो वो एक तरह से कैसे नदियां बन गई और लोग आने जाने में असमर्थ हो गए। लगभग सभी दुकानें बंद हो गई और सेवाएं बाधित हुई। अनेक निजी समूहों, विशेष रूप से आध्यात्मिक और धार्मिक संगठनों ने बड़ी मात्रा में भोजन तैयार किया और अभावग्रस्त लोगों के बीच बांटा। यानी कि जो भोजन का प्रबंध नहीं कर सकते थे, जल पान इन चीजों का प्रबंध वो नहीं कर सकते थे। इस प्रकार के अन्य अनेक उदाहरण हैं जब लोग बिना किसी लाभ की उम्मीद के समुदाय के हित के लिए एक साथ मिलकर आगे आए। क्या आपने ऐसी किसी घटना के विषय में सुना है? वास्तविक जीवन की उपरोक्त कहानियों में से एक ग्रामीण ग्रामीण मतलब गांव के संदर्भ का दृष्टांत दिया गया है। शहरी क्षेत्रों में भी समुदाय होते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है सिर्फ गांव में ही ये समुदाय होंगे, ये शहरों में भी होते हैं, यद्यपि यह कुछ अलग तरीके से कार्य करते हैं। आइए वास्तविक जीवन की एक और कहानी का उदाहरण देखते हैं। 20 साल से अधिक समय पहले अहमदाबाद गुजरात के एक क्षेत्र में छोटी सी ऑटो फैब्रिकेशन वर्कशॉप के मालिक कमल परमार ने देखा कि सड़क पर वंचित बच्चों का समूह है। वंचित बच्चे मतलब जिनके पास कपड़े, भोजन, पानी, जल इन सब की क्या है, कमी है, बहुत चीजों से वंचित हैं, शिक्षा से वंचित हैं। उनका एक ग्रुप था, एक समूह था, उसे देखा। इनमें से कुछ बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी थी जबकि अन्य तो कभी विद्यालय गए ही नहीं। यानी कि कुछ बच्चों ने तो इसमें पढ़ाई छोड़ दी थी और कुछ जो अन्य हैं यानी कि और है वो कभी विद्यालय गए नहीं। उन्होंने पढ़ाई क्यों छोड़ी भाई? क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी, उनके पास पैसे नहीं थे स्कूल में जाने के, विद्यालय में पढ़ने के, तो इसलिए उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। और कुछ ऐसे हैं जो विद्यालय का जिन्होंने देखा ही नहीं कि विद्यालय कैसा होता है कैसा नहीं। कमल ने अपने नियमित काम के बाद उन्हें हर दिन शाम 5:30 बजे से रात 9:30 बजे तक पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने बच्चों को रात में मुफ्त भोजन भी कराया। जल्दी ही उनकी कक्षा में 150 बच्चे 150 स्टूडेंट्स नियमित रूप से आने लगे और पढ़ाई में उनकी बहुत रुचि भी थी। एक स्थानीय विद्यालय के कुछ अध्यापकों ने इन कक्षाओं के बारे में सुना और उन्होंने भी वहां पढ़ाना शुरू कर दिया। उनमें से एक ने बताया, इन बच्चों के पास बैठने के लिए समुचित बेंच नहीं है, कक्षाओं में पूरी तरह शांति नहीं है और गुजरते हुए वाहन काफी शोर करते हैं, फिर भी वे अध्यापकों की बातों पर अपना पूरा ध्यान लगाते हैं। इसने मेरा मन छू लिया। मुझे उनसे जो स्नेह लगाव मिला मुझे उनसे जो स्नेह और लगाव मिला वह अविश्वसनीय है। नियमित रूप से विद्यालय जाने वाले कुछ बड़े बच्चों ने भी कमल की कक्षाओं में स्वेच्छा से पढ़ाना शुरू कर दिया। इनमें से एक ने बताया कि हम वहां पढ़ने गए थे किंतु हमने उनसे बहुत कुछ सीखा। भाई वो ये इनसे जो ये कमल थे ये इनसे ना तो पैसे ले रहे थे बल्कि इन्हें खाने पीने का प्रबंध कर रहे थे। इनका बच्चों का पढ़ाई में इंटरेस्ट भी देखा इन्होंने। ठीक है, अपनी कक्षा में इस कहानी पर चर्चा कीजिए। यह कहानी समुदाय के प्रति किस तरह की मनोवृत्ति को, किस तरीके की मानसिक स्थिति को दर्शाती है, इस बारे में बोलना है। ठीक है, कमल परमार के प्रयासों में कौन कौन से मूल्य प्रदर्शित करते हैं? उन वंचित बच्चों के बारे में सोचिए। क्या आप ऐसा मानते हैं कि समाज ने उनके प्रति अन्यायपूर्ण व्यवहार किया था? बिल्कुल भाई, इस तरीके से जैसे उन्हें बिल्कुल ऐसे वंचित कर दिया था हर चीज से, तो ये एक तरह से अन्यायपूर्ण व्यवहार ही था। समाज को सभी बच्चों की शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए क्या करना चाहिए? तो बच्चों ये आप खुद से एक बार ट्राई करेंगे। ओके, पिछले 30 या 40 वर्षों में नए प्रकार के समुदाय उभरे हैं।
अनेक नगरीय क्षेत्रों में आवासीय कल्याण समितियां ऐसे समुदायों के उदाहरण हैं। यानी कि लास्टली जो 30-40 ईयर्स गए उनमें नए तरीके के कम्युनिटी आई है, नए नए समुदाय आए हैं। और नगरीय क्षेत्रों में आवासीय कल्याण समितियां ऐसे समुदायों के उदाहरण हैं जो अपने नियम और व्यवस्था खुद बनाते हैं, और यह नियम अपशिष्ट प्रबंधन, सामान्य क्षेत्रों की सफाई, पालतू पशुओं की देखभाल और अन्य चीजों को लेकर हो सकते हैं। यानी कि जो जितने भी ये समुदाय हैं, ये क्या देखते हैं कि हमारे जो आसपास के क्षेत्र हैं वो साफ सफाई वहां पर अच्छी है या नहीं, या फिर कोई अपशिष्ट चीजें तो नहीं पड़ी, या पालतू पशुओं की देखभाल करना, इस तरीके के कार्य ये करते हैं। और अन्य चीजों को लेकर हो सकते हैं। इन समुदायों में रहने वाले लोग इन नियम और कानूनों के निर्माण में भागीदार होते हैं। अंततः समुदाय आपस में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। यानी कि जितनी भी कम्युनिटीज हैं ये एक दूसरे पर क्या होती हैं, निर्भर होती हैं। उदाहरण के लिए आवासीय कल्याण समितियां किराने की आपूर्ति के लिए व्यापारी समुदाय और कूड़े के निपटान के लिए नगर निगम के कामकारों पर निर्भर होते हैं। यानी कि जो आवासीय कल्याण समितियां कौन सी होती है, जो हमारा आवास, रहने की जगह के स्थान के बारे में सुनिश्चित करती हैं। और किराने की आपूर्ति के लिए उन्हें किसकी जरूरत पड़ती है, भाई कहीं से हमें कन्फेक्शनरी का सामान लाना है, उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, व्यापारिक समुदाय की। और कूड़ा उठाने के लिए, कूड़े के निपटान के लिए नगर निगम के कामगारों पर निर्भर होते। तो एक तरह से इंटरडिपेंडेंसी हो गई ना, सब एक दूसरे पर क्या है, निर्भरता। हमारे जटिल समाजों में प्रत्येक व्यक्ति कई अन्य व्यक्तियों और समुदायों पर निर्भर होता है। आइए पता लगाएं, अपने परिवार के बाहर उन सभी लोगों की सूची बनाइए जो अपने कार्यों के माध्यम से किसी न किसी रूप में आपको सहायता प्रदान करते हैं। सो बच्चों, ये आप खुद से करेंगे, ये भी होमवर्क है आपका। आइए अब हम समझ सकते हैं कि समुदाय एक लचीली संकल्पना है। इसके कुछ अन्य उदाहरण भी हैं, जैसे कि एक जाति या उसके उपविभाजन को भी बहुधा एक समुदाय कहा जाता है। यानी कि कई बार क्या, कोई एक जाति है ना, और उसका क्या है, उपविभाजन हो गया, लेकिन वो भी क्या है, एक समुदाय है। जैसे ब्राह्मणों में जो पंडित होते हैं उनमें भी सबके अलग अलग गोत्र, अलग अलग कास्ट होती है ना, जैसे कोई भारद्वाज हो गया, कोई कौशिक हो गया, कोई तिवारी हो गया, लेकिन वो है तो एक समुदाय। एक विशेष धर्म क्षेत्र, सामान्य कार्य या रुचि के लोगों का समूह, विशेष रूप से एक छोटा समूह भी समुदाय कहलाता है। उदाहरण के लिए मुंबई का पारसी समुदाय, चेन्नई का सिख समुदाय, अमेरिका का भारतीय समुदाय, केरल का वैज्ञानिक समुदाय, गांव का किसान समुदाय। यह सूची अंतहीन है, यानी कि इसका कोई अंत नहीं है। जैसे मान लो हम किसी स्कूल में जैसे आपके टीचर्स है काफी सारे, तो वो भी क्या है, एक पूरा समुदाय हो गया ना भाई, बहुत सारे टीचर्स हैं वहां पर, उनका एक ग्रुप बना हुआ है। अपने विद्यालय में आप विभिन्न समुदायों का हिस्सा हो सकते हैं। निसंदेह आप कक्षा के साथ साथ खेल समुदाय, राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय कैडेट कोर, विज्ञान या नाट्य समूह आदि का भी हिस्सा हो सकते हैं। ठीक है, आइए पता लगाएं आप किन प्रकार के समुदायों का हिस्सा हैं। क्या आपके विद्यालय में कोई क्लब है जिसमें आप सम्मिलित होते हैं, यह कैसे काम करता है। ठीक है बच्चों, ये जो पार्ट है हमारा ये कंप्लीट हो गया है। कल हम इसके प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक के लिए नमस्ते, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।